नमस्ते दोस्तों, स्वागत है एमसीक्यू बेस्ड वीडियो सीरीज के अंदर। आज हमारी क्लास नंबर है 16, जिसके अंदर हम जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से संबंधित 45 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को हल करेंगे। पहला है, देखो, फर्स्ट विद्युत यांत्रिक कंप्यूटर कौन सा था? फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर कौन सा था? एक नंबर ऑप्शन है मार्क वन, जिसको हार्वर्ड हार्वर्ड मार्क वन के नाम से भी जाना जाता है। एनिक, ठीक है। अगला है एडसेक और एक एडवेक। तो इसका सही आंसर है मार्क वन। जो फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर था वो कौन सा था? मार्क वन था। और इसके बारे में और जानकारी के अंदर देख लो, ये 1944 के अंदर आया था। हार्वर्ड एकिन विद आईबीएम इंजीनियर, यानी हार्वर्ड एकिन था, उसने आईबीएम के इंजीनियरों के साथ मिलकर इस कंप्यूटर का निर्माण किया था। अगला देखो, फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, यानी पहला जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था? ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था? मार्क वन, एनिक, एडसेक, एडवेक। तो ये कौन सा था? एनिक था। फर्स्ट जनरल पर्पस डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था? एनिक था। अगर आप एनिक के बारे में जो और जानकारी चाहिए तो ये आया था 1945 के अंदर। ऑफिशियली इसको लॉन्च किया था 1946 के अंदर। जो इसके इन्वेंटर थे, जो आविष्कारक थे, वो थे जॉन मंचली एंड जे परस्पर एकर्ड। और इसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। अगला देखो, पहला प्रोग्राम संग्रहित डिजिटल कंप्यूटर था, यानी पहला प्रोग्राम स्टोरेज बेस्ड डिजिटल कंप्यूटर था। मार्क वन, एनिक, एडसेक, एडवेक। तो ये कौन सा था? एडसेक। और इसके बारे में और जानकारी देख लो, ये 1949 के अंदर आया था। और इसके जो आविष्कारक थे वो थे मॉरिस विल्क्स। और इसकी जो फुल फॉर्म है वह इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। अगला देखो, एडवेक का आविष्कारक था, जो एडवेक कंप्यूटर था उसका आविष्कारक था हार्वर्ड आइकन, मॉरिस विल्सन, जॉन वॉन न्यूमन, जे परस्पर एकर्ड एंड जॉन मंचली। तो इसका सही आंसर है जॉन वॉन न्यूमन। जॉन वॉन न्यूमन। इसका जो निर्माण हुआ था वो हुआ था 1950 के अंदर। आविष्कार तो सिंपल सी बात, कौन है? जॉन वॉन न्यूमन है ही। और इसकी जो फुल फॉर्म है वह इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रिएट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रिएट वेरिएबल ऑटोमेटिक कैलकुलेटर कंप्यूटर। अगला देखो, यूनिवेक का आविष्कारक था हार्वर्ड आइकन, मॉरिस विल्सन, जॉन वॉन न्यूमैन, जे परस्पर एकर्ड एंड जॉन मोचले। तो इसका सही आंसर क्या है? डी, जे परस्पर एकर्ड और जॉन मोचले। ठीक है, इसके बारे में और जानकारी देख लो, ये 1951 के अंदर आया था। आविष्कारक तो यही है। और इसकी जो फुल फॉर्म है वो है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। क्या? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। अगला देखो, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यूज विच मैन टेक्नोलॉजी। जो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर थे उनमें मुख्य रूप से कौन सी तकनीक उपयोग की गई थी? ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल था, वैक्यूम ट्यूब का था, इंटीग्रेटेड सर्किट का था, या माइक्रो प्रोसेसर का था? जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे उसके अंदर किसका इस्तेमाल किया था? किस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था? वैक्यूम ट्यूब बेस्ड सीपीयू थे। तो आंसर क्या हो जाएगा? वैक्यूम ट्यूब। अगला देखो, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का समय काल क्या था? जो फर्स्ट व्हाट इज टाइम पीरियड ऑफ द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर? 1942 से लेकर 1955 के बीच में, 55 से 64 के बीच में, 64 से 75 के बीच में, 75 से 89 के बीच में। अब ध्यान रखना, इसमें जो थोड़े बहुत 1-2 साल वेरी कर सकता है, कहीं पर 40 से 44 54 तक हो सकता है, तो को देखना, ये ऑफिशियली है, ठीक है, जो आपके माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब के अकॉर्डिंग है। तो इसका सही आंसर है 1942 से लेकर 1955 के बीच की जो काल है उसको कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन कहा जाता था, क्योंकि उसके अंदर अधिकतर कंप्यूटर के अंदर किसका इस्तेमाल होता था? वैक्यूम ट्यूब का। अगला देखो, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में कौन सी भाषा उपयोग की
जाती थी। विच लैंग्वेज वाज यूज इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर? असेंबली लैंग्वेज, मशीनी लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, कोबोल। तो ध्यान है, प्रारंभिक जो कंप्यूटर थे वहाँ पर कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती थी? मशीनी लैंग्वेज। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला देखो, निम्न में से कौन सा पहली पीढ़ी का कंप्यूटर है, यानी इनमें से कौन सा है जो पहली पीढ़ी का कंप्यूटर है? आपको पता है पहला जनरल पर्पस कंप्यूटर कौन सा था? एनिक था। तो सिंपल सी बात, वो कौन सी पीढ़ी के अंदर आया था? पहली पीढ़ी की था। IBM 1401, एनिक PDA 11, यूनिवेक 1108। अगर यूनिवेक हो तो फर्स्ट जनरेशन है, लेकिन 1108 ये बाद में आया था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? एनिक। अगला देखो, पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों की मुख्य कमी क्या थी, है ना? व्हाट इज द मेन डिसएडवांटेज ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर? स्मॉल साइज, यानी आकार में छोटे थे, बहुत तेज, वेरी फास्ट थे, हाई हीट एंड लेस रिलायबिलिटी, और ट्रांजिस्टर का उपयोग। तो सिंपल ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल होता नहीं था, आकार छोटा था ही नहीं, आकार तो बहुत बड़े थे, फास्ट तो थे ही नहीं। तो इसकी एक डिसएडवांटेज क्या था? हाई हीट, यानी ये बहुत अधिक गर्मी उत्पन्न करते थे, और ये कम विश्वसनीय थे। सही आंसर क्या हो जाए? डिसएडवांटेज क्या था? ये बहुत अधिक गर्मी उत्पन्न करते थे और कम विश्वसनीय थे। अगला देखो, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में मुख्य मेमोरी तकनीक क्या थी? जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थी वहाँ पर जो मेन मेमोरी के रूप में कौन सी तकनीक इस्तेमाल की जाती थी? मैग्नेटिक ड्रम का, रैम चिप का इस्तेमाल होता था, मैग्नेटिक टैप का इस्तेमाल होता था, ऑप्टिकल डिस्क का इस्तेमाल होता था। तो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे उसमें मेन मेमोरी के रूप में इस्तेमाल होता था मैग्नेटिक ड्रम का। किसका इस्तेमाल होता था? मैग्नेटिक ड्रम का। अगला देखो, निम्न में से कौन सा घटक पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में नहीं था? विच कंपोनेंट वाज नॉट प्रेजेंट इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर? मैग्नेटिक ड्रम, ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब, पंच कार्ड। तो देखो, मेन मेमोरी के रूप में इस्तेमाल होता था मैग्नेटिक ड्रम। CPU जिसमें प्रोसेसिंग होती है वो कौन सा? वैक्यूम ट्यूब था। और इनपुट के लिए इस्तेमाल होता था पंच कार्ड। जो ट्रांजिस्टर है ये गलत है, ये दूसरी पीढ़ी के अंदर था। ठीक है, अगला देखो, निम्न में से कौन सा पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों की विशेषता नहीं है? यानी आपको इसमें से ढूंढना है जो कंप्यूटर की विशेषता नहीं है। लार्ज इन साइज, यानी आकार में बड़े थे, तो ये बिल्कुल सही बात है। वेरी एक्सपेंसिव, बहुत महंगे थे, वो बिल्कुल बहुत महंगे ही थे। रिलायबल एंड इफिशिएंट, विश्वसनीय और कुशल, ये नहीं कह सकते। वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल, यानी यूज वैक्यूम ट्यूब, ये बात बिल्कुल सही है। तो सही आंसर क्या है? सी, विश्वसनीय और कुशल। ठीक है, तो ये पहली पीढ़ी के कंप्यूटर की विशेषता नहीं थी। अगला देखो, पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों में स्टोरेज डिवाइस था। जो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर थी वहाँ पर जो परमानेंट डाटा स्टोर करने के लिए हम किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइस का इस्तेमाल करते थे? SSD ड्राइवर, मैग्नेटिक टैप रील्स, फ्लैश ड्राइवर, CD या DVD। तो ध्यान रखना, फर्स्ट जनरेशन के अंदर इस्तेमाल करते थे मैग्नेटिक टेप का इस्तेमाल करते थे डाटा को परमानेंट रूप से स्टोर करने के लिए। अगला देखो, पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों में आमतौर पर कौन सा इनपुट आउटपुट तरीका था? यानी फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर थे, अगर आप उन कंप्यूटर के साथ इंटरेक्शन करना चाहते हो तो आप किस प्रकार के इनपुट या आउटपुट डिवाइस का इस्तेमाल करोगे? पहला है टच स्क्रीन का, पंच कार्ड एंड पेपर टेप का, USB इंटरफेस का, या वायरलेस का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पंच कार्ड एंड पेपर टेप का। अगला देखो, पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों के लिए कौन सी कूलिंग तकनीक आवश्यक थी? विच कूलिंग मेथड आज रिक्वायर्ड फॉर फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर? पैसिव एयर कूलिंग, वाटर कूलिंग सिस्टम, लिक्विड नाइट्रोजन, नन, यानी इनमें से कोई नहीं थी। तो पहली जनरेशन के कंप्यूटर थे बहुत अधिक हीट जनरेट करते थे, तो उसको ठंडा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता वाटर कूलिंग सिस्टम का इस्तेमाल होता था। किसका इस्तेमाल होता? वाटर कूलिंग सिस्टम का।
अगला देखो, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर यूज विच मैन टेक्नोलॉजी। जो दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर थे उसमें मुख्य रूप से कौन सी तकनीक उपयोग की गई थी? ट्रांजिस्टर का, वैक्यूम ट्यूब का, इंटीग्रेटेड सर्किट का, माइक्रो प्रोसेसर का। तो सिंपल सी बात है, सेकंड जनरेशन के अंदर क्या आ गया था? वैक्यूम ट्यूब की जगह किसने स्थान ले लिया था? ट्रांजिस्टर ने ले लिया था। किसने स्थान ले लिया था? ट्रांजिस्टर ने। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ट्रांजिस्टर। अगला देखो, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का समय काल क्या था? यानी व्हाट इज टाइम पीरियड ऑफ द सेकंड जनरेशन कंप्यूटर? 1942 से लेकर 1955 के बीच में, 55 से 64 के बीच में, 64 से 75 के बीच में, 75 से 89 के बीच में। तो इसका सही आंसर है, जो सेकंड जनरेशन थी उसको 1955 से 1964 के मध्य का जो टाइम पीरियड है उसको कंप्यूटर की सेकंड जनरेशन कहा जाता है। अगला देखो, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में कौन सी मेमोरी तकनीक प्रयोग हुई थी? ठीक है ना। विच टाइप मेमोरीज वाज इंट्रोड्यूस इन सेकंड जनरेशन कंप्यूटर? मैग्नेटिक कोर मेमोरी का इस्तेमाल होता था, सेमीकंडक्टर मेमोरी का इस्तेमाल होता था, मैग्नेटिक ड्रम का इस्तेमाल होता था, या ऑप्टिकल डिस्क का इस्तेमाल होता था? तो इस समय मेमोरी आ गई थी, थोड़ा मेमोरी का विकास हो गया, आ गए थे मैग्नेटिक कोर मेमोरी का इस्तेमाल होता था, मैग्नेटिक कोर मेमोरी। अगला देखो, व्हाट वाज द टिपिकल इंस्ट्रक्शन प्रोसेसिंग स्पीड इन सेकंड जनरेशन कंप्यूटर? जो दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों की जो प्रोसेसिंग स्पीड है वो कैसी थी? मिली सेकेंड के अंदर थी, माइक्रो सेकेंड के अंदर मापी जाती थी, नैनो सेकेंड के अंदर, या सेकेंड के अंदर? तो किसके अंदर मानी जाती थी? मिली, एक मिनट बस देखना पड़ेगा, हाँ सही है, माइक्रो सेकेंड के अंदर मापी जाती थी। अगला देखो, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों की प्रोसेसिंग में मुख्य रूप से कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा प्रयोग होती थी? यानी सेकंड जनरेशन कंप्यूटर थे उसमें प्राइमरी यूज्ड विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? मशीनी लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, बोथ बी एंड सी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बोथ बी एंड सी। सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर थे उसमें असेंबली लैंग्वेज का भी इस्तेमाल होता था और उस समय हाई लेवल लैंग्वेज भी आ गई थी, कोबोल है, फोटोन है, तो उनका भी इस्तेमाल किया जाता था। अगला देखो, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों की प्रोसेसिंग में मुख्य रूप से कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा प्रयोग होती थी? चलो ये तो हो ही गया ना, कोई बात नहीं, रिपीट हो गया। अगला देखते हैं, 23, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का समय काल क्या था? व्हाट इज टाइम पीरियड ऑफ थर्ड जनरेशन कंप्यूटर? वही सेम ही बात है, कब? 1942 से 55 के बीच में, 55 से 64, 64 से 75, या 75 से 89। तो थर्ड जनरेशन थी वो, उसको कहाँ पर मापा जाता है? 1964 से लेकर 1975 के बीच का जो काल है उसको हम क्या कहते हैं? थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। अगला देखो, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर की पहचान किस तकनीक से हुई थी? यानी किस तकनीक के आने से हम कह सकते हैं कि भाई ये थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर हैं? आईसी, जिसे हम कहते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट, ट्रांजिस्टर का, वैक्यूम ट्यूब का, और माइक्रो प्रोसेसर का। सिंपल सी बात है, ट्रांजिस्टर सेकंड जनरेशन का था, वैक्यूम ट्यूब फर्स्ट जनरेशन की थी। तो थर्ड जनरेशन के अंदर क्या आया था? आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट। अगला देखो, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में किन भाषाओं का उपयोग होता था? ये जो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर थे उनमें किस प्रकार की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता था? मशीनी लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, बोथ ए एंड बी? तो इसका सही आंसर है सी, हाई लेवल लैंग्वेज। अगला देखो, तीसरी पीढ़ी में कौन से इनपुट और आउटपुट डिवाइस आए थे? इन थर्ड जनरेशन के अंदर किस प्रकार के इनपुट और आउटपुट डिवाइस आ गए थे? पंच कार्ड ओनली, मैग्नेटिक टैब और एंड जीयूआई यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, मॉनिटर एंड कीबोर्ड एंड प्रिंटर, वायरलेस इनपुट? तो इसमें उसमें कौन से आ गए थे? मॉनिटर, कीबोर्ड और प्रिंटर आ गए थे थर्ड जनरेशन के अंदर। अगला देखो, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का एक बड़ा लाभ क्या था? यानी
जो थर्ड जनरेशन थी उसकी उसकी क्या लाभ था, लार्ज साइज, ये नहीं थी, ये तो फर्स्ट जनरेशन का हो गया। लेस रिलायबिलिटी एंड विश्वसनीय नहीं थे, ये भी गलत बात है। स्मॉल साइज, हायर स्पीड और रिलायबिलिटी, यूज वैक्यूम ट्यूब, ये भी गलत है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सी। स्मॉलर साइज या साइज छोटी थी, हायर स्पीड बहुत फास्ट थे और रिलायबल थे, तो वो विश्वसनीय थे हम कह सकते हैं। अगला देखो, तीसरी पीढ़ी में कौन सी सुविधा शुरू हुई थी, बैच प्रोसेसिंग, मल्टी प्रोसेसिंग एंड मल्टी प्रोग्रामिंग, वैक्यूम ट्यूब, सीपीयू, माइक्रो प्रोसेसर। तो माइक्रो प्रोसेसर तो आएगा, वैक्यूम ट्यूब आएगा तो फर्स्ट जनरेशन के अंदर, माइक्रो प्रोसेसर आएगा आपका फोर्थ जनरेशन के अंदर। बैच जो प्रोग्राम प्रोसेसिंग थी वो आप इस्तेमाल होती है फर्स्ट और सेकंड जनरेशन के अंदर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मल्टी प्रोसेसिंग एंड मल्टी प्रोग्रामिंग। अगला क्वेश्चन देखो, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर के बारे में गलत कथन चुने हैं, यानी जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो चुनना है थर्ड जनरेशन के बारे में। यूज आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल किया जाता है, बिल्कुल सही है। प्रोग्रामिंग इन हाई लेवल लैंग्वेज, ये भी बात सही है। बेस्ड ऑन वैक्यूम ट्यूब, जी नहीं, वैक्यूम ट्यूब पे बेस्ड कौन सा, फर्स्ट जनरेशन थी। और स्मॉलर साइज देन प्रीवियस जनरेशन, यानी साइज कम थी पिछली जनरेशन, ये बात भी क्या है, सही है। तो गलत स्टेटमेंट कौन सा है, बेस्ड ऑन वैक्यूम ट्यूब। अगला देखो, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर की पहचान किस तकनीकी घटक से हुई थी, यानी किस कंपोनेंट के आने से हम कह सकते हैं कि भाई ये फोर्थ जनरेशन यहाँ से शुरू हो रही है। इंटीग्रेटेड सर्किट, ये तो थर्ड जनरेशन के अंदर आ गया था। ट्रांजिस्टर, ये सेकंड जनरेशन के अंदर आ गया था। वैक्यूम ट्यूब, ये फर्स्ट जनरेशन के अंदर आ गया था। तो सही आंसर क्या है, माइक्रो प्रोसेसर। अगला देखो, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर का समय काल क्या था, यानी जो फोर्थ जनरेशन थी उसका पीरियड कौन सा माना जाता है, 1942 से 1955 के बीच में, 1955 से 1964 के बीच में, 1964 से 1975 के बीच में, 1975 से 89 के बीच में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1975 से 89 के बीच का जो टाइम पीरियड है उसको हम फोर्थ जनरेशन कहते हैं कंप्यूटर की। अगला क्वेश्चन देखो, पहला वाणिज्य जो कमर्शियल है माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था, पहला कमर्शियल माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था, इंटेल 8008, 8080, इंटेल 4004 और इंटेल 8086। तो सही आंसर क्या है, इंटेल 4004 पहला कमर्शियल माइक्रो प्रोसेसर था। अगला देखो, चौथी पीढ़ी में कौन सा मेमोरी तकनीक मुख्य धारा में आ गई थी, मैग्नेटिक कोर मेमोरी, ये तो थर्ड जनरेशन तक थी। सेमीकंडक्टर, रैम और रोम मेमोरी, ऑप्टिकल डिस्क, ड्रम मेमोरी। तो सही आंसर क्या है, सेमीकंडक्टर मेमोरी आ गई थी जिसके अंदर रैम और रोम। ठीक है, अगला देखो, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर को किसके लिए जाना जाता है, जो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर है वो किस लिए जानी जाती है, लार्ज एंड स्लो, यानी छोटी थी, लार्ज यानी बड़ी साइज और स्लो धीरे चलता था, ये तो गलत बात है। कॉम्पैक्ट, पावरफुल, रिलायबल, लो कॉस्ट, वेरी एक्सपेंसिव, ये भी गलत है। बेस्ड ऑन वैक्यूम ट्यूब, ये भी गलत है। तो सही आंसर क्या है, बी, कॉम्पैक्ट, पावरफुल, रिलायबल एंड लो कॉस्ट। अगला देखो, चौथी पीढ़ी के माइक्रो प्रोसेसर किन इंटीग्रेशन तकनीक पर आधारित था, एसएसआई, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटेड सर्किट और अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो सही आंसर क्या है, VLSI या LSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। अगला देखो, पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर किस सिद्धांत पर आधारित है, फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स आर बेस्ड ऑन विच कंसेप्ट, माइक्रो प्रोसेसर, वैक्यूम ट्यूब, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसको हम कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहते हैं, मैग्नेटिक कोर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। निम्नलिखित में से कौन पंचम पीढ़ी के कंप्यूटर की विशेषता है, वैक्यूम ट्यूब का उपयोग, ट्रांजिस्टर का उपयोग, सोचने और सीखने की क्षमता, मैग्नेटिक ड्रम का उपयोग। ठीक है, यूज ऑन वैक्यूम ट्यूब, यूज ऑन ट्रांजिस्टर, एबिलिटी ऑफ
थिंकिंग एंड लर्न यूज ऑफ मैग्नेटिक ड्रम। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, सोचने और सीखने की क्षमता। अगला देखो, पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटरों का उद्देश्य ऐसी मशीनों का विकास करना है जो, पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटरों का उद्देश्य ऐसी मशीनों का विकास करना है जो पंच कार्ड का उपयोग कर सके, केवल गणनाएं कर सके, प्राकृतिक भाषा समझ सके, अंडरस्टैंडिंग नेचुरल लैंग्वेज, बड़े डेटा को स्टोर लार्ज डेटा। तो फिफ्थ जनरेशन है, तो ऐसे मशीनें कंप्यूटर विकास करना है जो क्या कर सकते हैं? अंडरस्टैंडिंग नेचुरल लैंग्वेज, जो हम जो नॉर्मल भाषा, जिस भाषा के अंदर बात कर रहे हैं, कंप्यूटर उस भाषा को आसानी से समझ सके, प्राकृतिक भाषा समझ सके, अंडरस्टैंड नेचुरल लैंग्वेज। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन पंचम पीढ़ी के कंप्यूटर से संबंधित नहीं है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक, क्लाउड कंप्यूटिंग, वैक्यूम ट्यूब टेक्निक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएट विद फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके वैक्यूम ट्यूब तकनीक, क्योंकि इसका संबंध फर्स्ट जनरेशन से है। अगला देखो, इन फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर इन मैन इफिशियंस इज ऑन। जो पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर हैं उनका मुख्य बल किस पर था? स्पीड, कॉस्ट, इंटेलिजेंस, साइज। तो मुख्य बल किस पर था? इंटेलिजेंस। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक पंचम पीढ़ी के कंप्यूटरों में प्रमुख मानी जाती है? मशीन लर्निंग, वैक्यूम ट्यूब, मैग्नेटिक टैप और पंच कार्ड। तो पांचवी पीढ़ी की कौन सी तकनीक प्रमुख रूप से मानी जाती है? मशीन लर्निंग। अगला देखो, प्राकृतिक भाषा या नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग किस पीढ़ी के कंप्यूटर की विशेषता है? नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग फीचर ऑफ विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर? थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन, सेकंड जनरेशन। तो ये किस जनरेशन की विशेषता है? फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर की क्या है? विशेषता है। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन पंचम पीढ़ी के कंप्यूटर का लक्ष्य नहीं है? एक्सपर्ट सिस्टम बनाना, मशीन लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग, मैनुअल डेटा एंट्री। यानी इनमें से कौन सा जो लक्ष्य है वो पांचवी पीढ़ी का नहीं है? एक्सपर्ट सिस्टम बनाना बिल्कुल होना ही है ही, मशीन लर्निंग बिल्कुल है, नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग ये भी है, जो मैनुअल डेटा एंट्री है वो पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर का लक्ष्य नहीं है। अगला देखो, पंचम पीढ़ी के कंप्यूटर किस माध्यम से बातचीत कर सकते हैं? या फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर कैन इंटरेक्ट यूजिंग, यानी पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर के अंदर इंटरेक्ट करने के लिए हम किस प्रकार कर सकते हैं? ओनली बाइनरी कोड के द्वारा इंटरेक्शन कर सकते हैं, ओनली टाइप्ड इंस्ट्रक्शन के द्वारा कर सकते हैं, इंस्ट्रक्शन टाइप करके कर सकते हैं, केवल ये ध्यान रखें, ओनली टाइप्ड इंस्ट्रक्शन, वॉइस एंड नेचुरल लैंग्वेज, इलेक्ट्रिकल स्विचिंग ओनली। तो सही आंसर क्या है? वॉइस एंड नेचुरल लैंग्वेज। ठीक है, तो आप बाइनरी कोड के द्वारा अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं, इंस्ट्रक्शन भी दे सकते हैं, लेकिन ये क्या केवल बाइनरी नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो इसका सही आंसर है वॉइस एंड नेचुरल लैंग्वेज। कौन सी लॉजिक आधारित भाषा पंचम पीढ़ी के विकास से जुड़ी है? विच लॉजिक बेस्ड लैंग्वेज कॉमनली लिंक्ड विद फिफ्थ जनरेशन डेवलपमेंट? कोबोल, पाइथन, प्रोलॉग, बेसिक। तो इसका सही आंसर है आगे होगा। नेक्स्ट क्लास हम जो लेके आएंगे उसके अंदर हमारी जो कंप्यूटर के आकार है ना, टाइप ऑफ कंप्यूटर, जिसके आकार के आधार पर या वर्किंग के आधार पर जो कंप्यूटर के प्रकार है उनके बारे में डिटेल के अंदर डिस्कशन करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।